शुरुआत करते हैं पार्ट 2 का। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आप सभी को वन एवं वन्य जीव संसाधन के पार्ट 2 के बारे में बताने वाले हैं। तो ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है और आशा करता हूं कि पार्ट 1 में दी गई सारी जानकारी आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 2 है, नोट्स है, पार्ट 2 है। सबसे पहले स्लाइड को देखते हैं। हमने जो पार्ट 1 को समाप्त किया था उसमें हमने युवा चीड़ के बारे में बताया था। एक पेड़ था जो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता था, तो हमने उसके बारे में बता दिया था, कहाँ पाया जाता है वो बता दिया था, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके उपयोग क्या है, मतलब उसके काम क्या है। अगर पेड़ इतना महत्वपूर्ण है और आपको अपने चैप्टर में पढ़ना है तो कुछ ना कुछ वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता होगा। तो उसके उपयोग में देख लीजिए कि हिमालयन यव चीड़ की एक नस्ल का पौधा है। हिमालय में मतलब हिमाचल प्रदेश के हिमालय की तराई में ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाला एक प्रकार का पौधा है। पेड़ की जो छाल है, जो खाल होता है उसे हम छाल भी कहते हैं। जो पेड़ की छाल है, पत्तियां है, टहनियां हैं और जड़ है, इसके क्या एक रसायन निकाला जाता है। उस रसायन का नाम क्या है? टकसूल। खाल से, इस पेड़ के खाल से, छाल से, पत्ती से, टहनियों से टकसूल नामक का एक रासायनिक पदार्थ निकाला जाता है। तो अब ये पदार्थ क्यों निकाला जाता है? क्योंकि दुनिया का जो सबसे खतरनाक बीमारी है ना, वो कैंसर है। तो कैंसर के रोग के उपचार के लिए कैंसर की दवाई बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह चीज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है, इसके खाल, टहनी, छाल इत्यादियों से कैंसर जैसे खतरनाक रोग का दवाई का निर्माण किया जाता है और इससे क्या निकाला जाता है? टकसूल नामक रसायन निकाला जाता है। अब नुकसान क्या है? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यव चीड़ के हजारों पेड़ सूख गए, खत्म हो गए। देखिए, एक ऐसा पौधा जो हमारे इतने बड़े बीमारी में, कैंसर कोई छोटा मोटा बीमारी तो है नहीं, एक बार जिसको हो जाए तो फर्स्ट स्टेज में तो आदमी चलो बच भी जाता है, सेकेंड स्टेज में 50-50 चांस होता है कि बच भी सकता है, मर भी सकता है। हम लोग इतने आसानी से बोल रहे हैं कि बच भी सकता है, मर भी सकता है, लेकिन जिसके घर में ये बीमारी होती है उससे पूछो कि आगे कितना परेशानी होता है। और थर्ड स्टेज जो होता है कैंसर का, उसमें एक ही चीज होती है कि मरना ही है भाई। तुम्हें दुनिया कोई डॉक्टर शक्ति नहीं बचा सकता है, भोलेनाथ बचा सकते होंगे, भोलेनाथ के पास पावर है, बाकी नीचे वाले के हाथ में नहीं है। अगर थर्ड स्टेज में आ गए तो खत्म, टाटा बाय। तो यहाँ पे अब नुकसान की बात तो है ना कि भाई इतना बड़ा पौधा, इतना अच्छा पौधा जिसके खाल से, टहनी से, छाल से इतना खतरनाक बीमारी का दवाई बन रहा था, अब वो पेड़ सूख रहा है। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जब ये पेड़ पाया जाता है तो हजारों की संख्या में ये पेड़ सूख रहे हैं। तो ये तो दुखद बात हो गई ना, तो ये नुकसान की बात हो गई। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव। जो संसाधन है उसके जो प्रभाव हैं वो कम होते जा रहे हैं। देखिए, संसाधनों के कम होने से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। कहीं ना कहीं समाज इससे परेशान होता है। समाज के अंदर कहीं ना कहीं आपको परेशानी देखने को मिलेगा। अब समाज क्या है? संसाधन का उपयोग कौन करता है? आम इंसान करता है ना, हम और आप करते हैं। और हम और आप कहाँ रहते हैं? समाज में रहते हैं। मतलब कि एक विवेक वाले व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है। जिस समाज के व्यक्तियों को सोचने समझने की क्षमता हो, बात करने का कौशल हो, रहने का संस्कार हो, संस्कृति का पालन करते हैं और वो सभी यदि एक ग्रुप में आके रहते हैं तो इसे समाज कहा जाता है। तो समाज के लोग ही संसाधनों का भी उपयोग करते हैं। अब देखिए, कुछ चीजें इकट्ठा करने के लिए महिलाओं पर अधिक बोझ होता है, जैसे ईंधन, चारा, पेयजल और मूलभूत चीजें। ये समझने योग्य बातें हैं। हम लोग तो शहर में रहते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि हम जहाँ गांव में भी रहते हैं वहां भी इस तरह की परेशानियां नहीं आती है। लेकिन कई जगहें ऐसी है अभी भी वर्तमान समय में जहां पे पुरुष तो चलो परदेश रहते हैं, परदेश मतलब देश, अपने राज्य से बाहर रहते हैं या फिर काम के चक्कर में वो बाहर चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, महिलाएं जो होती है उस घर की महिलाओं को घर के लिए जलावन जंगलों से लाना पड़ता है, पानी नदियों और पोखरों से लाना पड़ता है। तो ऐसे में महिला के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ होता है घर के काम का। देखिए, जैसे ईंधन है, चारा मतलब होता है गाय भैंसी को जो हम लोग खाना खिलाते हैं, कुट्टी हो गया, जनेरा हो गया, पुआल हो गया, भूसा हो गया, तो ये सब हम दूर दूर से जंगलों से लाते हैं। इसके अलावा पानी पीने वाला और अन्य मूलभूत चीजें जो डेली के उपयोग में होने वाली चीजें हैं, इसकी सभी चीजों का जो बोझ होता है वो महिलाओं के ऊपर होता है। इन संसाधनों की कमी होने से महिलाओं को अधिक काम करना पड़ता है। कुछ गांवों में पीने का पानी लाने के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना होता है।
अभी के समय में ये हाल है कि पीने के पानी के लिए महिलाओं को कई किलोमीटर दूर जाके तालाब से, नदी से, कुएं से पानी लाना पड़ता है। ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिलेगा जहां पे बरसात की कमी है या मरुस्थल है। जैसे राजस्थान साइड में कुछ जगहों पे आपको अभी भी ये देखने को मिलेगा कि दूर दूर तक कुआं नहीं है, तालाब नहीं है, चापाकल नहीं है, पानी के बिना दिक्कत हो रहा है। कई सारे YouTube वीडियोज हैं, मैं देखता रहता हूं। ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियोज हैं ना जो बॉर्डर के इलाके में जाके आपको दिखाएंगे कि ये पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ से, तो वहां के इलाकों में देखोगे पानी नहीं है, धूल ही धूल, बालू ही बालू, रेत ही रेत है। बहुत ही मतलब बड़ा अजीब सा जिंदगी होता है वहां के लोग, अब फिर भी लोग जी रहे हैं। तो अब देखिए, वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक विपदाएं भी बढ़ जाती है, जिससे गरीबों का भी नुकसान होता है। जिस प्रकार से वनों की कटाई हो रही है, दिन प्रतिदिन वन कम होते जा रहे हैं, इसका क्या प्रभाव है? तो इसका प्रभाव है कि कभी खूब बारिश, कभी बिल्कुल सूखा। न मतलब वो बारिश हमारे किसी काम का है और सूखा तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। प्रकृति में असंतुलन हो गया। मतलब पहले आज से 100-200 साल पहले तक समय पर बारिश होती थी, समय पर धूप उगता था, समय पर ठंड आती थी। अब तो लगता है ठंड के आने का समय नहीं है, ठंड के जाने का समय नहीं है, गर्मी के आने का समय नहीं, जाने का समय नहीं। हो सकता है कल ही बारिश होना शुरू हो जाए, लगे कि बरसाती आ गया है। तो मौसम में जो है ना असंतुलन हो गया है, संतुलित नहीं रहा मौसम। अब मौसम जो है हेर फेर हो गया है। तो ये सब कारण क्या है? वनोन्मूलन का, ज्यादा से ज्यादा पेड़ की कटाई का, प्रदूषण का, ओजोन परत में छेद का, वैश्विक तापमान का, यही कारण है जिसके कारण ये सब चीजें हमें भुगतना पड़ रहा है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। अधिनियम क्या होता है? नियम होता है, कानून होता है। संविधान के अंदर एक कानून बनाया गया, कब? 1972 में, भारतीय वन्य जीवन को संरक्षित करने के लिए। भारत के अंदर जो वन के अंदर जो जंतु, जीव, मनुष्य जो भी हैं, उनके जीवन को संरक्षण देने के लिए अधिनियम, कानून बनाया गया 1972 में। इसमें क्या था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यह अधिनियम पौधे और जानवरों की प्रजाति के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया। किसके लिए किया गया? तो पौधे और जानवरों की प्रजाति जो जंगल में रहते हैं, जिनका जो जीव जंगलों में रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, इनके जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पेड़ पौधों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शेर, चीता, भालू, हिरण के जीवन को सुरक्षित करने के लिए। अभी आपको पता है कि आप मोर की हत्या नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, करोगे पेल दिए जाओगे। हिरण को नहीं मार सकते, शेर का शिकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? ये सब तो है ही नहीं। पहले ही से हम परेशान है कि कहीं ये लुप्त प्रजाति में न चले जाएं। अब ऐसे में और वो तुम मार के अपने शौक पूरे कर रहे हो, तो ऐसे में तो उसकी जनसंख्या और धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए इसी सब के ऊपर एक कानून बनाया गया। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू है। जम्मू और कश्मीर में लागू न होके भारत के हर एक हिस्से में यह लागू है। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नियमित राष्ट्रीय उद्यान थे। मतलब भारत में सिर्फ 5 नियमित राष्ट्रीय उद्यान, कहने का मतलब है जहां पर इन तरह के जानवरों का देखरेख होता था। लेकिन जब से यह बना है तो वर्तमान में भारत में 101 राष्ट्रीय उद्यान है। पहले कहां 5 था, अब कहां 101 है, जहां पर जानवरों का देखभाल सही तरीके से किया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? अगर अधिनियम 1972 में बनाया गया, वन्य उन्मूलन अधिनियम बनाया गया, जंतु और पेड़ों की सुरक्षा के लिए बनाया गया, तो उद्देश्य क्या था? क्यों बनाया गया? तो इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों में से एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। मतलब कि जिनका जीवन खतरे में है, लुप्त हो रहे हैं, उनका एक चार्ट तैयार किया गया। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। ऐसे जीव जिनका जीवन पहले ही से अब संकटग्रस्त है, लुप्त होने वाले हैं, खत्म होने के कगार पे हैं, तो उन प्रजातियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई अगर मारते पकड़े जाओगे तो पेल दिए जाओगे। मतलब एक भी जंगल के जानवर का शिकार नहीं करना है। वन्य जीवन के व्यापार पर रोक लगा दिया। जो वनों के अंदर, वो चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे किसी प्रकार की चीज हो, उसका व्यापार नहीं होगा। काट के नहीं बेचा जा सकता है, उसकी तस्करी नहीं की जा सकती, उसके ऊपर आप किसी प्रकार का खरीद और बिक्री नहीं करेंगे। इन सभी चीजों पर यहाँ पे रोक लग गया। और वन्य जीवन के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर दी गई। मतलब वनों में जितने भी जानवरों, इंसानों, पेड़ पौधों के लिए आवास था, आवास तो जानवर और जंतु का ही होता है, पेड़ पौधे तो ऐसे ही खुले होते हैं, उन सबको भी कानून के द्वारा सुरक्षित कर दिया गया। मतलब अब अधिनियम पास हो गया कि अब फॉरेस्ट ऑफिसर, जो अब नया तरीके से आप जानते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले होते हैं ना, जंगलों में भी पुलिस वाले होते हैं। उनका काम है जंगल के अंदर कोई ऐसे आदमी ना घुस जाए जो शिकार करते हो, तो उनको मारना है, उनको गिरफ्तार करना है, पेड़ पौधे की कटाई को रोकना है।
कई केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए हैं, मतलब राज्य के द्वारा और केंद्र के द्वारा, दोनों के द्वारा पशु विहार स्थापित किए गए, मतलब राष्ट्रीय उद्यान लगाए गए हैं जहां पे जानवरों को सुरक्षित रखा जाता है। कुछ खास जानवरों की सुरक्षा के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर। अब कुछ ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल दुर्लभ है, मैंने दुर्लभ प्रजातियों के बारे में ऐसे पहले वाले टॉपिक में बताया था ना, तो कुछ ऐसी प्रजाति जो बिल्कुल दुर्लभ है उनके लिए तो खास ख्याल रखा जाना है। टाइगर के लिए बहुत खास ख्याल रखा जाना है, जिसे हम प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जानते हैं। टाइगर का बिल्कुल अच्छे से देखभाल हो, जंगल में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, वो प्रजनन करे ताकि और भी बाघ हमारे देश में आ सके। इस सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। संरक्षण के लाभ, अगर संरक्षित किया जाता है वनों के जीव को, वनों के प्रजाति को, वनों के जंगल को, तो उससे फायदा क्या है? तो उससे फायदा है कि संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिकी की विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीज जैसे कि जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है। अगर आप पेड़ पौधे को संरक्षित करते हो, बचाते हो, तो इससे हमें हवा का अच्छा स्रोत प्राप्त होगा, मिट्टी का अच्छा स्रोत प्राप्त होगा, जल का अच्छा स्रोत प्राप्त होगा, अर्थात हम भी संरक्षित हो पाएंगे। अगर जंगल सुरक्षित है तो मानव भी सुरक्षित हो पाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वन विभाग द्वारा वनों का वर्गीकरण। वन विभाग जो है, जो वनों के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने वनों को, जंगलों को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पहला जो है वो है आरक्षित वन। तो जान लीजिए आरक्षित वन क्या है। भारत में आरक्षित वन जो है उसे हम रिजर्व फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आशय उन वनों से है, मतलब इस तरह के जंगल को कहा जाता है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुआ था। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ ऐसे जंगल जिनको रिजर्व कर दिया गया, मतलब इस क्षेत्र में कोई आएगा जाएगा नहीं, ये राष्ट्र की संपत्ति है। तो 1927 में इसकी शुरुआत हुई थी। अधिनियम मतलब होता है नियम, कानून। और इसमें अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कौन सा ऐसा जंगल है जो अभी के समय में आरक्षित वन के रूप में जाना जाता है, तो आपको बताना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान अभी के समय में बिल्कुल रिजर्व है, बिल्कुल इसे आरक्षित वन के रूप में देखा जा रहा है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। संरक्षित वन क्या है? देखिए, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानव और जानवर दोनों कुछ शर्तों के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। एक ऐसा जंगल जिसमें मानव भी रह सकते हैं, जानवर भी रह सकते हैं, लेकिन उनके लिए शर्तें हैं, कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है? संरक्षित वन क्षेत्र राज्य प्राधिकरण द्वारा घोषित किया जाएगा। इन क्षेत्रों में लकड़ी काटने, चरने और शिकार जैसी गतिविधियों की। अब हम जान लेते हैं अवर्गीकृत वन, जिसे वर्गीकृत नहीं किया गया है। अवर्गीकृत वन से तात्पर्य उन वनों से होता है जो किसी आरक्षित या संरक्षित वर्ग की श्रेणी में नहीं आते, ना तो वो इसमें है और ना इससे पहले वाले आरक्षित वाले में, ये अलग ही है, इनके दोनों में से श्रेणी में नहीं आते। ऐसा वन, ऐसा जंगल जिनका सरकार द्वारा अभी तक ये निर्धारण नहीं हुआ कि ये वन आरक्षित वन की श्रेणी में रखे जाए या संरक्षित वन की, सरकार खुद ही अभी इसको डिसीजन नहीं दिया है कि ये आरक्षित में है या संरक्षित में है। तो इस तरह के जंगलों को आप अवर्गीकृत वन कहेंगे, जिसे अभी तक बांटा नहीं गया है। तो आप अवर्गीकृत वनों को भी समझ चुके हैं। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। वन जीवन में होने वाले अविवेकी ह्रास पर नियंत्रण के उपाय। देखिए, वन्य जीवन के अंदर होने वाले अविवेकी, तो सरकार द्वारा प्रभावी वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम, तो ये हमारे नियंत्रण करने के लिए, ये अविवेकी जो है होता है उस पे लगाम लगाने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए। कई बार आपने सुना होगा कि जंगलों में जानवरों को मार दिया जाता है, हाथियों को मार दिया जाता है उसके दांत के लिए। तो इस तरह की चीजों पर रोक लगाने के लिए यहाँ पे जंगल वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम मतलब कानून बनाया गया है। भारत सरकार ने लगभग 14 जैव निचय, जिसे जैव संरक्षण स्थल प्राणी जात व पादप जात हेतु बनाए। अलग अलग तरह से इनका वर्गीकरण हुआ है। भारत सरकार ने लगभग 14 जैव जगहों का निर्माण किया गया है जहां पे इन तरह के जीवों को सुरक्षित रखा जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। हालांकि केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार भी इस तरह की गतिविधियां वो करते रहते हैं। सन 1992 से भारत सरकार द्वारा कई वनस्पति उद्यानों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता भी दी गई है। 1992 से अगर बात कर लें तो
तो भारत सरकार जो है इस प्रकार के उद्यान, चाहे वो सरकारी स्तर पे चलाए जा रहे हो या फिर प्राइवेट या फिर किसी भी एनजीओ के माध्यम से चलाए जा रहे हो, उनकी तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, पैसे भी देता है। उन्हें जिस तरह की सेवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, सरकार की तरफ से किसी प्रकार का मदद चाहिए, वो सब प्रदान करता है। बाघ परियोजना, गैंडा परियोजना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना तथा कई अन्य इको विकासीय ऐसे गतिविधियां हैं और परियोजना है जिसे शुरू किया गया है। बाघ परियोजना बाघ को सुरक्षित करना, गैंडा को सुरक्षित करना और भी कई प्रकार के लुप्त होने के कगार पे ऐसी जातियां हैं जिसे सुरक्षित करने के लिए सरकार ने बहुत ही अहम कदम उठाए हैं। इन सब के अतिरिक्त हम सभी को हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक व्यवस्था के महत्व को हमारी उत्तरजीविता के लिए समझना अति आवश्यक है। हम अपने इकोसिस्टम को कैसे बेहतर बना के रखें, कैसे जीव जंतु का संतुलन बना के रखें, कैसे पेड़ पौधे को लगाएं, इसके लिए सबसे अहम बात जो है वो इंसान का समझदार होना है, क्योंकि इंसान सबसे विवेकशील प्राणी हमारे पृथ्वी पे। तो ये अगर समझदार हो जाते हैं तो ये सारे संतुलन जो है वो सही तरीके से चलने लगेंगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। यह पर्यावरण रक्षा करने के लिए एक आंदोलन किया गया था महिलाओं के द्वारा। उत्तराखंड का जगह था यह। भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। चिपको आंदोलन इसलिए इसका नाम पड़ा कि महिलाओं ने पेड़ों को पकड़ लिया था और उसे चिपक गई थी और पेड़ काटने का विरोध जाहिर किया था। ये था 1970 में प्रारंभ हुआ था। तो ये चिपको आंदोलन था। हालांकि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? तो देखिए, बाघों की विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। जिस तरह से बाघों का शिकार किया गया है या फिर बाघों के लिए परिवेश सही तरीके से नहीं है, वातावरण नहीं है, प्रकृति नहीं है, जिस कारण से दिन प्रतिदिन बाघ जो है वो मरते जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है। तो इनके विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी 55,000 थी, जो 1973 में घटकर 1,827 हो गई। देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे आपको ये चीजें घटते हुए देखने को मिलेगा। कहाँ 55,000 और कहाँ 1,827। बहुत सारे बाघ, हालांकि शिकारी के भी भेंट चढ़ गए और बहुत सारे बाघ संतुलन न होने के कारण मर गए, बहुत सारे बाघ परिवेश अच्छा न मिलने के कारण मर गए, बहुत सारे बाघ जो है वो भोजन सही तरीके से न होने की वजह से मर गए। तो इनकी संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बाघ की आबादी के लिए खतरे। तो देखिए, व्यापार के लिए इसका शिकार होता है, लोग इसको शिकार करके मार के बेच देते हैं। सिमटता आवास, जंगल कम होता जा रहा है, तो इनके रहने के लिए क्या चाहिए? बाघ आके अब हवेली में तो नहीं रहेगा ना, 5 स्टार होटल में नहीं रहेगा ना, इनको रहने के लिए जंगल चाहिए। तो जंगल है ही नहीं, जंगल कटता जा रहा है, तो बाघ कहाँ रहेगा? बाघ अब NH पे तो नहीं बोएगा ना, घूमेगा, शहर में आके तो नहीं चलेगा, तो जगह ही नहीं है। इस कारण से भी बाघ धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या, इनके भोजन करने के लिए जो हिरन चाहिए, जो भालू चाहिए, जो छोटे छोटे जानवर चाहिए, अब वो भी नहीं है। तो ये किसको खाएगा? अब ये जंगल में आके खाना तो नहीं खा के जाएगा ना, कि आया होटल में 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए दिया, खाना खाया और चल दिया। नहीं, इनके खाने के लिए जो जीव जंतु चाहिए वो जंगल में नहीं है। अब वो जंगल में क्यों नहीं है? तो भाई अब जंगल ही नहीं है, जंगल कट गया, जंगल सिमट रहा है। इस कारण से बाघ की आबादी जो है वो खतरे में है। महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में कागुट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के ये सब उदाहरण है। इन सब का मुख्य काम क्या है? इन सब का मुख्य काम है जो बाघ अब खतरे में हैं उनको सही तरीके से किसी भी प्रकार से विकसित किया जाए, उनके भोजन का प्रबंध किया जाए, उनके रहने के लिए उस तरह का परिवेश बनाया जाए ताकि वो फिर से एक बार हमारे वातावरण में हमारे लिए विकास कर पाए। तो ये हमारे महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व थे। इस तरह से आपने देखा वन एवं वन्य जीव संसाधन क्लास 10 सोशल साइंस ज्योग्राफी चैप्टर 2 नोट्स पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त हो गया है। तो आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।